जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों। ये क्लास 10 का अति महत्वपूर्ण जितने सारे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड के लिए, वो फिजिक्स का सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ऑनलाइनर के माध्यम से बताया जाएगा और आप लोग इसे 1 2 3 4 जितना मन करे उतना बार बार देखकर इसे आप लोग प्रयास करके सीख कर समझ कर आप लोग परफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने के काम करते हैं, समझाते हैं। आप लोग एक एक करके इसे पढ़िएगा, ठीक है ना, समझिएगा, याद करने के काम कीजिएगा। देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, ये प्रकाश जो है कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग कौन है, तो प्रकाश है। प्रकाश कैसे गमन करती है, यानी प्रकाश जो है कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में, यानी इधर उधर टर्न नहीं करके, मतलब सीधी रेखा में गमन करने के काम करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी प्रकाश के लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होंगे, तो 2 नियम होंगे। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, समतल दर्पण द्वारा। अगला चीज़ है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यानी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा ही बनेगा। और कौन सा दर्पण है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, याद करना है, या तो समतल रहेगा या तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कौन सा दर्पण बोला जा रहा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखना होगा। अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होगा उत्तल दर्पण द्वारा। अगला है, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र कौन सा है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताना है कि जो दाढ़ी बनाया जाता है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला चीज़ है कि लेंस सूत्र होता है, यानी 1/v + 1 - इसमें होगा 1/u बराबर 1/f होगा, याद करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है, अगला है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, यह सूत्र यही बोले, यानी किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन जो है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, यानी कौन सा दर्पण है जिसमें गाड़ियों के साइड मिरर के, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, याद करना हो उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए, यानी नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक, याद होना चाहिए कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक। यदि किसी बीम के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उससे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस पर प्रतिबिंब की प्रकृति या तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। अगले, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, यानी तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन जो है,
गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाएगी तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन जो है, हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल ही दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल ही दर्पण। अगला है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब याद होना चाहिए कि उल्टा होता है, ठीक है ना। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, यानी फोकसांतर कहो या फोकस दूरी कहो, और ठीक है, एक ही बात है। यानी गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता था? एफ बराबर क्या होगा? r/2 होगा, याद होना चाहिए। r/2 होता है किसका? तो एफ बराबर r/2। अगला है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव यानी पी पर और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? यानी कौन सा दर्पण है, किस दर्पण से वस्तु की किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि किस दर्पण से वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण जो होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है तो भिन्न भिन्न ही होगी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होगा? भिन्न भिन्न। अगला है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तब प्रकाश का अपवर्तन है, यानी किसके कारण? तब प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक, यानी आवर्धन का इकाई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। अगला है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या दो होती है, कितना होगा? 2। अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो v/u हो जाएगा, ठीक है ना, v/u। अगला क्वेश्चन जो है अगला है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो sin i/sin r याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन sin i/sin r। अगला है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो हीरा का 2.42 होता है, याद होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। अगला है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगला है कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगला है कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी कौन जो है लेंस की क्षमता डायफ्टर को कहते हैं, यानी कौन है तो डायफ्टर को, ठीक है ना। अगला है, किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक माना जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, यानी किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निर्वात में होगा, क्या होगा? निर्वात में। अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निर्वात, ये तो हो गया। अगला है, शब्द क्वेश्चन कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पसंद अच्छा रहेगा? था 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का, ठीक है ना। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एक उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो याद होना चाहिए सूत्र की मदद से +5d, ठीक है। अगला है कि कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कौन चीज़ है जिसे हम लोग तो मिट्टी से हम लोग क्या नहीं लेंस बना सकते हैं, इसमें मतलब लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं 2 होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कौन सा लेंस है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब? उत्तल लेंस से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। 47 नंबर, 1 एंगस्ट्रॉम का मान
1 ए स्ट्रॉन्ग कमान का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होगा, याद होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर। अगला है एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस जो होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। अगला है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु, यानी किसी भी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। अगला है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच। कहाँ होनी चाहिए, फोकस और लेंस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यानी किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है, कौन, उत्तल लेंस। अगला है फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, तो उत्तल लेंस। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है क्या, तो उत्तल लेंस। एक चश्मा। अगला बताना है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश के ऑप्शन जैसा रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर कांच बताया गया है, याद होना चाहिए। अगला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, यानी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। सामने यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, तो याद होना चाहिए वक्रता केंद्र पर। ये चार्ट जो होता है ना उसे याद होना चाहिए। अगला है 55 स्नेल के नियम को क्या कहते हैं, से मैंने किसे साइन आई बटा साइन आर से सूचित करते हैं, साइन आई और साइन आर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं स्नेल के नियम को। अगला चीज़ है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनेगा, यानी उत्तल लेंस है और सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर हम लोग रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा। अगला है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है तो +4D यानी 4D होना चाहिए। अगला चीज़ है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, और जबकि हीरा को हम बताए 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 यहाँ पर हीरा का भी दिया गया है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, बनता है, तो उत्तल लेंस जो है वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब क्या करेगा, बनेगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है कि एक लेंस की क्षमता प्लस कितना दिया गया है 5D, तो वह किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अगला चीज़ है कि 1 मीटर फोकसांतर वाले कितना, तो 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो 1D हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चीज़ है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, तो दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है, तो कैसा मापने की, तो याद होना चाहिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी यानी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करता हो उसे हम लोग पारदर्शी के नाम से जानते हैं, यानी जिनसे प्रकाश आसानी से पार करता हो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। अगला चीज़ है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कौन सा दर्पण है, तो केवल और केवल अवतल दर्पण जो है इससे ही सिर्फ और सिर्फ कैसा, तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अगला चीज़ है कि 65 नंबर किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, तो तीनों दर्पण द्वारा जो होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ तक कि समतल दर्पण, तीनों दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला है 66 नंबर वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, यानी अवतल दर्पण के फोकस दूरी जो होगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अगला चीज़ है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, या तो मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन जो है
कि 69 नंबर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक और सीधा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा, तो कोई भी वस्तु यदि काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा, ये फिक्स है। अगला क्वेश्चन है संबंध F बराबर क्या होगा, R/2 सत्य है, तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश के किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन। याद रखना है क्या करेगा, प्रकाश के अपवर्तन। अगला क्वेश्चन जो है अगला है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की कोई किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी तो याद होना चाहिए वो किसकी ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर। अगला है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर क्या पड़ रही है, लंबवत, तो बिना मुड़े क्या होगी, सीधे वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, बिना मुड़े सीधे वापस लौट जाए। अगला है पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह दिखाई देता है। अगला है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तो अभिलंब की ओर से दूर हटेगी, यानी अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, किधर, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अगला है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो 1/6 नहीं 16 सेंटीमीटर, याद होना चाहिए 1/16 सेंटीमीटर जो होता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। अगला है 77 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है तो वह रेटिना पर, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कोई भी हम लोग के आँख में जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनना है तो कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कहाँ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को परिधिकारिका क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है आँख का व्यवहार होता है, तो आँख का व्यवहार जो होगा, आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाएगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क आँख की दूरबिंदु होती है, एक वयस्क आँख की दूरबिंदु होती है, अनंत होगा, क्या होगा, अनंत, याद होना चाहिए अनंत होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दूर दर्शन की अल्पत दूरी, यानी सुस्पष्ट की अल्पत दूरी, यानी अल्पत माने न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, याद होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फिक्स है कि उल्टा बनेगा, उल्टा या छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है ना। अगला है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल नहीं, यानी बताना है कि निकट दृष्टि दोष किसी इंसान को हुआ है तो उसे दूर करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस का। ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग कब किया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। लिखा गया है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कौन सा लेंस है जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसीय लेंस तो ज़्यादा दूरदर्शिता को हम लोग संशोधित करते हैं, यानी बढ़िया करने के काम करते हैं। अगला है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे कौन सा लेंस प्रॉब्लम हुआ है, तो उसे हम लोग निकट नहीं देख पाते तो दूर दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। क्योंकि दूर के वस्तुओं को साफ देख
पाता है, इसलिए। अगला किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल का, ठीक है ना, लाल का सबसे कम विचलन होता है। अगला है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत रंग जो है कितने रंगों के, तो 7 रंगों के मेल से बनता है। अगला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगला है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का, किसका, बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। प्रकाश का वास्तविक वर्ण कौन है, लाल हरा नीला। अगला है तारे टिमटिमाने का कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रकाश जो है किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, यानी किसके वजह से, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, यानी तारों का टिमटिमाना जो है किस घटना को बताता है, प्रकाश के, तो वायुमंडलीय अपवर्तन को दर्शाता है। अगला है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, यानी अधिक परिकीर्णन नीला करेगा, यानी इधर उधर विचलन सबसे ज़्यादा कौन होगा, नीला। अगला है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, तो नीले रंग को, ठीक है ना, नीला। अगला है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य सबसे दूर लंबा तक दिखाई देता है, लाल, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होगा कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला। अगला क्वेश्चन जो है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। अगला है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य जो होगा अधिकतम, लाल का। अगला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला, कैसा प्रतीत होगा, काला। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। याद होना चाहिए ये बात कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक है ना, कूलम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितनी विद्युत धारा होगी, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितनी विद्युत धारा होगी, तो 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है ना। अगला है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का प्रयोग होगा, धारा मापने में किसका प्रयोग होता है, तो एमीटर का। अगला है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, कैसी धारा, दिष्ट धारा। अगला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगला है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होगा, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, यानी कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। अगला है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी किसी भी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा तो 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अगला है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित बहती, यानी किसी भी चालक से विद्युत धारा पर बहती हैं तो गतिशील कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गतिशील कण होते हैं, ठीक है ना। अगला है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, 1
कूलम जो होगा, विद्युत आवेश जो होगा कितने प्रोटॉन से बनेगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है ना, 6.25 10 के पावर 18 याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में, यानी किसी भी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगला चीज़ है कि विद्युत आवेश, क्या विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा। अगला कुछ विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट, क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट। अगला है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और IV के बीच 20 विभाजक चिन्ह हैं तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। अगला है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो जिससे विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। अगला है 1 वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम, क्या होगा? जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना समय कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल। कितना? 24 जूल। अगला है कि वोल्ट जो है भी बराबर होता है जूल प्रति कूलम के, यानी जूल प्रति कूलम के होगा। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल का सूत्र होता है कूलम बटा वोल्ट, कूलम बटा वोल्ट, यही। अगला है ओम का नियम जो है, ओम का नियम है V बराबर IR, क्या होगा? V बराबर IR एक इसका सूत्र होता है ओम का। अगला है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो स्टेट का उद्देश्य जो होता है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना। धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना रियो स्टेट का क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है किसी चालक के छोरे के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित विद्युत धारा होगा ना, प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? V R और I के बीच, तो R बराबर V बटा I याद होना चाहिए, R बराबर V बटा I। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, यानी एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो 4 एम्पियर, क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि विद्युत का जो है अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा? चांदी, क्या हो जाएगा? चांदी जो होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चांदी। अगला क्वेश्चन जो है अमीटर, अमीटर का प्रतिरोध होता है तब बहुत छोटा होगा, क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, उसका नाम फिलामेंट होता है, याद होना चाहिए, क्या नाम होगा? फिलामेंट। अगला है निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। कौन है? तो चांदी। अगला है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का। अगला है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, पहले ही बता दिए हैं। अगला है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है, क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा R बटा N, ठीक है ना। अगला है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है तो 30 ओम, क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाता है। अगला है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके
सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। यानी एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत जो वाहक बल से कम। विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा, कम। अगला है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, यानी एक से क्या अधिक प्रतिरोध जो होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तब कैसी भौतिक राशियाँ उनमें समान रहती हैं। तब विद्युत धारा जो होता है उसमें क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। अगला है कि 1 जूल का मान जो होता है क्या होता है, 1 जूल का तो 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान कितना होगा, 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, याद होना चाहिए, उष्मीय प्रभाव पर। अगला विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, किसका, नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो होगा नाइक्रोम की बनी होगी। अगला है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, यानी किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होगा, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या होगा, किलोवाट घंटा यूनिट। अगला है निम्न में किसका अर्थ जल होता है, एक हाइड्रा का। ठीक है ना। हाइड्रा का जो है ना, इसका जो है नाम क्या है, हाइड्रा का जल भी कहते हैं। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। क्या हो जाएगा, 110 ओम। इसको आधा कर देंगे। अगला है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 यानी 100 वाट, 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। अगला है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित रहता है। ठीक है ना। तो जब इसे 110 वोल्ट जो है ना, ये 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तब 50 वाट का। ठीक है ना, 50 वाट का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा, तो क्या, तो I/R²। ठीक है ना, I/R²। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर। अगला क्वेश्चन है कि किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती हैं, यानी किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती हैं, तो मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम से। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम से। अगला क्वेश्चन जो है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान। अगले क्वेश्चन
की ओर बढ़ेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है किस दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा की ओर। क्या किसको ओर? बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन हो जाता है? तो वेग और संयोग, वेग और संयोग, ठीक है ना, संयोग। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो ऊपरीमुखी होगा। क्या होगा? ऊपरीमुखी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र के नाम से जानते हैं। क्या? जनित्र के नाम से, ठीक है ना, विद्युत धारा जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर क्या है? आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। अगला क्वेश्चन है तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है। यानी तांबे के तार पर एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का कितना परिभ्रमण जो है, कितना परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? आधे। क्या हो जाएगा? आधे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन लघुपतन के समय जो है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होता है तो अधिक हो जाता है, यानी बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है 200। अगला है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक ना। अगला है घरेलू वायरिंग में तार जो है, 3 तार जो होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ, इन तारों के रंग को बताना है तो ठंडा को हम लोग गर्म को लाल रंग से और ठंडा को काला रंग से और अर्थहीन को हरा रंग से हम लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। अगला है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो होते हैं लगाए जाते हैं तो गर्म तार से। अगला विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है तो लघुपतन और अतिभरण दोनों से। विद्युत फ्यूज लघुपतन और अतिभरण दोनों से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है विद्युत जो है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तब विद्युत तन्मय तार से। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत तन्मय तार से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तब विद्युत जो मोटर होता है किस लिए परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन जो है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अगला है खिलौने में किस प्रकार का तेल शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। खिलौने में किस प्रकार का सेल का? शुष्क सेल। अगला है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा? तो जीव मात्र जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में कौन सा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला है कि कान्हा विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। कान्हा विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला रंग का होगा, ठीक है ना। ठंडा तार को कहेंगे, उदासीन जो तार होगा काला रंग का। अगला है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो सर्किट के वजह से विद्युत में, यानी घरों में विद्युत से दुर्घटना
कारण है, ठीक है ना। अगला है फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका क्या होगा, यानी फ्यूज जो तार होगा ऐसे तार का बना होगा जिसमें प्रतिरोध अधिक हो, प्रतिरोधक अधिक, गलनांक कम हो, यानी गलने की क्षमता कम हो और जलने की क्षमता यानी प्रतिरोध की क्षमता ज़्यादा हो। अगला है विद्युत जो फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज जो है तार मिश्रण है शीशा और टीन का, किसका, शीशा और टीन का मिश्रण होता है, शीशा और टीन का। अगला है विद्युत चुंबक की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबक की खोज जो है आस्ट्रेर ने किया था। कौन किया था, आस्ट्रेर ने किया था, किसका, तो विद्युत चुंबक का। अगला है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा से बनाए जाते हैं, किससे, नर्म लोहा से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं, नर्म लोहा से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो है फैराडे ने किए थे, फैराडे ने, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, फैराडे ने। अगला है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में, तो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अगला है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। अगला है कि कोयला जो है, कोयला कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय है, क्या नवीकरणीय, तो अनवीकरणीय इसे कहेंगे क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा। अगला है डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, रेल इंजनों में प्रयोग होता है, ठीक है ना, भारी वाहनों में रेल इंजन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, ठीक है ना। अगला है किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन के रूप में, तो एलपीजी के सीएनजी जो है तेल एक तरीका कहा जाता है, वो गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो खाना बनाता है सीएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सीएनजी। अगला है वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्वीकरण उष्णता, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक उष्णता का कारण बढ़ जाता है। अगला है कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कौन जो है प्राकृतिक जो गैस है जो यही स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है ना। अगला है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, बादल वाले दिनों में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को, किसमें, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य, क्या है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगला है सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है, गर्म पानी पीने के लिए नहीं, तो बादल वाले दिनों में, बादल वाले दिनों में। अगला क्वेश्चन है कि खिलौने में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं, सूखे सेल का प्रयोग करते हैं, किसका, तो सूखे सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं कर सकता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं करता है, नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है, जो क्या हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विद्युत जो है किस धातु से सौर सेल बनता है, यानी किस धातु से सौर सेल बनता है, सिलिकॉन से, किससे, सिलिकॉन से यही बनता है, यानी सौर सेल। अगला है सौर कुकर में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। अगला है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर तो सूर्य है, क्या है, सूर्य। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन, तो एलपीजी का प्रयोग जो करते हैं खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्वीकरण कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है,
तो घरेलू एलपीजी का मुख्य घटक जो है तारा ब्यूटेन जो है ये कहाँ पर महाराष्ट्र में ये सब पाया जाएगा। ठीक है,